Thank you very much, Dr. Muhammad Shahbaz, for being with us for this the first session of the new series of technology podcast. डॉक्टर साहब, आपके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। आपका नेटिव सिटी कौन सा है और आप करंटली क्या जॉब कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसान। मेरा नेटिव सिटी बेसिकली जिस तरह पंजाब के छोटे शहर होते हैं, गुजरात के एक शहर है लाला मुसस, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ ही पर मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, मैट्रिक किया, एफएससी मैंने फेडरल गवर्नमेंट से कर ली। तो उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को एज ए ज्वाइन किया एज ए केमिकल इंजीनियरिंग। तो वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ इंजीनियरिंग में और फिर कंटिन्यू करते चला गया। आफ्टर केमिकल इंजीनियरिंग मुझे मौका मिला प्यास में जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ 3 मंथ मुझे कोई इसका एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया या वट मैंने उसको छोड़ दिया अपेरेंटली। इसी दौरान मेरा एडमिशन हो गया था मास्टर्स के लिए, तो मैं स्वीडन चला गया। बैक में मुझे 1-2 जॉब की ऑफर पार्क वगैरह से हुई थी, लेकिन डेफिनेटली आई स्टार्टेड स्टडी देयर। तो फिर मैं उधर से नहीं आया। फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया स्वीडन से। मास्टर्स किया? हाँ, स्वीडन से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और वहाँ से फिर मैंने मास्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को ज्वाइन कर लिया इन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज ए लेक्चरर। तो 2 to 3 ईयर मैंने उधर सर्व किया एंड उसके बाद मुझे फिर पीएचडी का, डेफिनेटली जब आप एकेडमिक सेक्टर में आते हैं तो यू हैव टू डू पीएचडी। सो आई वेंट मलेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनास फॉर पीएचडी। वहाँ पर मैंने अपनी पीएचडी की जर्नी को स्टार्ट किया और तकरीबन 4 ईयर में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैंने पाकिस्तान आया और उसके बाद फिर मुझे कतर में एक जॉब ऑफर होगी एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। तो यहाँ पर मैं पिछले 2 साल से मुकीम हूँ और जॉब कर रहा हूँ। तो ये एक मेरी डॉक्टर साहब, आपके हम पीएचडी रिसर्च एरिया की तरफ चलते हैं। आपका जो यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया में जो आपने पीएचडी की, उसका रिसर्च प्रॉब्लम क्या था? किस डोमेन में आपने काम किया? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनास बेसिकली कुछ एस्पेक्ट्स में वर्क कर रही हैं। वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सेंटर है जो उनका सेंटर ऑफ बायोफ्यूल एंड बायो रिसर्च CPBR कहलाता है। वो मलेशिया के एक अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आता है और मलेशिया की यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉप 5 सेंटर्स में है ना, उसमें वो सेकंड या थर्ड पे वो लाई करते हैं। उनके बेसिक रिसर्च ये थी कि जो मलेशिया बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्री है जिसमें बायोमास और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो उनका ये था कि जितने ये प्रोडक्ट्स हैं इनको हम किसी यूटिलाइज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, जैसे एनर्जी, मोस्टली एनर्जी सेक्टर में। जहाँ अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हम एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग के लिए। तो वहाँ का एक बड़ी मेजर क्रॉप है जिसे हम पॉम ऑयल कहते हैं। तो पॉम ऑयल अगर आपको कभी जानने का इत्तेफाक हो तो पूरे मलेशिया में जो क्रॉप्स हैं उनका 70% पॉम ऑयल की क्रॉप्स है। तो पॉम ऑयल की जब वे क्रॉप्स से ऑयल निकाल लेते हैं तो उनका वेस्ट बहुत ज़्यादा बचता है, जिसको हम लफ्ज़ में पॉम ऑयल वेस्ट कहते हैं। अब वो इसी तरह इतना ज़्यादा होता है जैसे पाकिस्तान में हम राइस और वीट की जो राइस स्ट्रा या राइस हस्क और वीट स्ट्रा बचता है, और या हमारे शुगर केन का बगास बचता है, तो वो बहुत ज़्यादा है। 196 मिलियन टन पर ईयर बचता है। वो मोस्टली बस क्या यूज़ होता था, या तो उसको वो जला देते थे या कुछ थे। तो इसको वो एक अच्छे तरीके से सोर्स में यूज़ करना चाह रहे थे। उसमें यही था कि इस पॉम ऑयल वेस्ट को कन्वर्ट किया जाए किसी सूरत में सिंथेटिक नेचुरल गैस में, जिसको हम आम लफ्ज़ों में नेचुरल गैस या मीथेन कहते हैं, इसको यूटिलाइज किया जाए। और दूसरा एक तक वहाँ पर ना कोल पावर प्लांट भी मौजूद थे। अब बेसिकली सिंथेटिक नेचुरल गैस का प्रोडक्शन के 2-3 मेथड है, यानी कि मेन पायलिसिस है और एक गैसिफिकेशन है। गैसिफिकेशन कंबस्टन से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसमें हम थोड़ा कंट्रोल्ड कंबस्टन करते हैं, जिससे हमें एक सिंथेटिक नेचुरल गैस मिलती है। ये जो गैस होती है ये एज सच एज ए फ्यूल के तौर पर यूज़ हो सकती है। अदरवाइज इसको हम दूसरे वैल्यू एडेड केमिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अमोनिया, मेथनॉल, एथेनॉल, बायोडीजल, ETC हम इसको यूटिलाइज करके कर सकते हैं। तो इनका मेन प्रोजेक्ट यही था। अब मुझे जो उसमें टास्क मिला, मुझे 2 काम करने थे। एक काम ये करना था कि वहाँ पर एक पायलट प्लांट लगाना था, क्योंकि लैब स्टडीज हो चुकी थी। पायलट प्लांट पे इसको अच्छे तरीके टेस्ट करना था मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे, और उनकी कंपोजिशन, लाइक गैस की क्वालिटी क्या है, यील्ड कितनी है, और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसमें एक टास्क ये था कि जैसे हम कोई ऐसी मटेरियल कैटलिस्ट, अगर जो केमिकल इंजीनियर या केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लोग हैं वो कैटलिस्ट का एक्टिविटी जानते हैं, तो कैटलिस्ट जो यूज़ होती थी वो बड़ी कॉस्टली थे। मेरा टास्क ये था कोई ऐसी कैटलिस्ट यूज़ की जाए, ऐसा मटेरियल यूज़ कर जो कि बहुत लो कास्ट हो।
तो इस मकसद के लिए मैंने कोल बॉटम ऐश को यूज़ किया, और CO2 कैप्चरिंग के लिए मैंने यूज़ किया डोलोमाइट, ताकि हम CO2 मिटिगेशन भी साथ साथ कर सकें। तो बेसिकली ये मेरी एक स्टडी थी, और इसका बेनिफिट मलेशिया में ये था कि ना सिर्फ वो अपने दो वेस्ट यूज़ कर सकते थे, पाम ऑयल वेस्ट एंड सेकंड लाइक कोल बॉटम ऐश वेस्ट, जो कि पावर प्रोडक्ट पावर लाइक पावर इंडस्ट्रीज की एक वेस्ट थी, इनको यूज़ कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह माय रिसर्च वाज सक्सेसफुल एंड आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद उसी प्लांट की रिजल्ट्स पे हमने कुछ कमर्शियल टेस्टिंग भी करके दी लोगों को, डॉक्टर स्पेशली साहब, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। आपका नॉर्मली जो PhD का जो स्टडीज का जो कैनवस होता है, आप उसे इंटरनेशनल कैनवस में देख रहे होते हैं, लेकिन आपने जो पाम ऑयल पे काम किया बड़ा स्पेसिफिक है टुवर्ड सम सॉल्यूशन इन ओनली फॉर मलेशिया। तो इंटरनेशनली अगर आप इसे ले जाना चाहें तो कैसे आप इसको कहते हैं, हाँ कैसे एप्लीकेबल है दुनिया को, आपकी इस रिसर्च का क्या फायदा है? ठीक, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पाम ऑयल एक ना बायोमास वेस्ट है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आपके हमारे पास व्हीट स्ट्रा है या राइस हस्क है, तो इसी तरह के जितने वेस्ट दुनिया में अवेलेबल है, जैसे अगर आप स्वीडन में बात करें तो वहां पर जो हमें मोस्टली वेस्ट अवेलेबल होता है वुड कट्स, वुड चिप्स या वुड का या फॉरेस्ट रेजिड्यू अवेलेबल होता है। स्वीडन में भी मेरा यही प्रोजेक्ट था, वहां पर मैंने वुड को यूज किया था। इसी तरह हम दूसरे कंट्री में चले जाएं तो वहां पर डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है। सिमिलरली इसी चीज को हम ना, इसमें स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर बायोमास यूज करें, इसमें आप किसी किस्म के भी बायोमास को यूज करते हो, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट उसकी कंपोजिशन होती है। मोस्टली भी बायोमास या वेस्ट जितने भी अवेलेबल है, जैसे वुड है, वुड वेस्ट है, राइस हस्क है, इस सब की जो कंपोजिशन होती है थोड़ी सी वेरी करती है। तो हर कंट्री अपने उस वेस्ट को जो उस मुल्क में अवेलेबल है वो इसको यूटिलाइज कर सकता है। उसमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम थोड़ा बहुत यील्ड का फर्क आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं हो सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वर्स में मौजूद है। सेकेंडली इसकी, ये तो मेरा PhD के इसके साथ हम कुछ मजीद स्टडीज ये भी कर रहे थे कि जो ये पाम ऑयल के वेस्ट के साथ साथ हम जो मुख्तलिफ किस्म के अदर वेस्ट अवेलेबल थे, जैसे कोकोनट फ्राइंड, सिमिलर राइस हस्क एंड प्लास्टिक वेस्ट, हमने इन सब को भी ब्लेंड करके उसमें टेस्ट किया था, ताकि इंटरनेशनल कैनवस के तौर पे यूटिलाइज किया जा सके। सो अगर पाकिस्तान इसमें यूज करना चाहे तो पाकिस्तान में सबसे अच्छा राइस हस्क और व्हीट स्ट्रा है, स्वीडन वुड चिप्स है, एंड अगर हम नाइजीरिया में चले जाए तो या इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे आपको कोकोनट फ्रांस मिल जाता है। और नाउ द गुड थिंग विच इज प्लास्टिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये एक ऐसा सॉलिड वेस्ट अवेलेबल है जो कि दुनिया के हर कंट्री में अवेलेबल है और वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेरा करंटली जो काम है ना, अभी मैं उस पर यही कर रहा हूँ कि इनको मिक्सिंग करके इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब हम इससे पावर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ग्लोबली स्कोप्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यानी जो जो आप कहना चाह रहे हैं वो यही है कि whatever the biomass is available at whichever vicinity, we can use that biomass for gasification, for combustion, for energy purposes, right? श्योर। जी जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको रिसर्च में क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, मेन प्रॉब्लम्स क्या थे, फिर कैसे आपने उसको सॉल्व किया, कर पाए सॉल्व या नहीं कर पाए? असल में अगर हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है रिसर्च आई प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेन इसमें क्वेश्चन यही आता है। और अंटिल जब भी हमको अपना रिसर्च क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं या रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं ना, तो मोस्टली मैं मेरे पॉइंट पे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, बस हम उसको सॉल्व करने की अप्रोच दे पाते हैं। यार मैंने ये अप्रोच अडॉप्ट की थी तो इस तरह से मुझे ये रिजल्ट्स मिले। अब फाइनली वो सॉल्व होता ही नहीं होता, क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हाँ, अब हर PhD के पर्पज के साथ एक ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हम PhD के बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज अ टफ वर्क। मैं अगर अपने को तो जिंदगी मैंने जितना भी काम किया तो अभी तक मैं PhD की जर्नी को सबसे टफ कंसीडर करता हूँ। उसकी एक रीजन है, आपके पास रोज एक नई प्रॉब्लम है, आप नया सोल्यूशन सोचते हैं, जाके अप्लाई करते हैं, फिर रात को एक नया प्रॉब्लम लेके घर आ जाते हैं। तो ये होते हैं, ये खैर एक हर PhD फेस करता है। अब स्पेसिफिकली मैं अपने में आ जाऊँ तो मुझे जो सबसे पहले जाके मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया तो वहाँ पर एक पायलट प्रॉन्ट इंस्टॉल था, लेकिन उसको जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहा था वो चला गया था, तो उसको मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं था। सेकंड प्रॉब्लम मुझे ये आ रही थी ना मुझे उसकी कोई ट्रेनिंग देने वाला था कि मैं इसको कैसे चलाऊं। और तीसरा एक फंडिंग की शॉर्टेज हो गई, तो अब उसकी ओवरहालिंग के लिए हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए था, अब वो भी मौजूद नहीं था। अब वो मेरे लिए इसकी इतनी प्रॉब्लम हो गई कि अब मैं इसको क्या करूं, मैं सोचता रहा।
खैर फिर मैंने एक सिस्टम छोटा डेवलप किया। मैंने ये सोचा कि जब तक ये मुझे फंडिंग अवेलेबल होती है इसकी ओवरहालिंग के लिए, क्योंकि 4 से 5 यूनिट थे ना वो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं, जिसको रिप्लेस करना मस्त था। मैंने एक लैब स्केल पे छोटा सा सेटअप बनाया ताकि मैं अपने एक्सपेरिमेंट के जो टेस्टिंग है पहले इस पे कर लूँ और ऑप्टिमाइज पैरामीटर करके उस पर चला जाऊँ। ये एक ऐसी हर्डल थी कि पहले तो मैंने, अब मजीद फंड आए, अब मैं प्रॉब्लम मेरी ये हो जाए कि यार अब इसको क्या किया जाए। और सेकंड मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे ज़्यादा इशू आ रहा था उधर, वो एक इशू ये आ रहा था कि अनटिल अनलेस अगर मैंने इसको पायलट प्लांट पे नहीं किया तो बड़ा मुश्किल है मुझे अपनी स्टडी को दूसरी तरफ लेके जाना। तो मुझे मेरी अपना, खैर मैंने उसको खोलना शुरू किया, उसको टेस्ट करना चेक करना शुरू किया, लगा रहा 4 to 6 मंथ, थोड़े फंड रिलीज हुए तो इक्विपमेंट चेंज कराया, तो ओवरऑल वो चल पड़ा। सेकंड यानी कि ये एक मेन हर्डल थी, ये रिसर्च की थी। सेकेंडली पीएचडी, हम जो जैसे मेरी एज के लोग हैं वो पीएचडी उस दौरान शुरू करते हैं जब आपकी फैमिली भी आपके साथ होती है। आजकल तो यंग बच्चे हैं, एमएससी पीएचडी ठक ठक ठक। अब हमारे दौर में ऐसा नहीं था। मैं भी, आप मेरे क्लास फुल, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे लोग में लोग एमएससी करते ही नहीं थे। तो मेरा जब पीएचडी करने गया तो डेफिनेटली आई वाज मैरिड एंड मेरा एक बेटी भी थी, तो वो भी अब साथ रखना, तो ये भी एक इशू था। अब वहां पर कुछ कुदरती ऐसा हुआ, शायद आपको याद, 2015-16 में एक ऑयल का बहरान आ गया था, जिसकी वजह से कि जो ऑयल कंट्रीज थी वो तकरीबन डूबना शुरू हो गई थी। तो मलेशिया की जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो बेस करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनास, ठीक है, वो बेसिकली पेट्रोलियम फंडिंग पे चलती थी जो पेट्रोनास देती थी। उन्होंने फंडिंग थोड़ी कम कर दी। अच्छा, उसका सबसे पहला फैक्ट रिसर्च पर आया, उन्होंने हमारा जो स्कॉलरशिप है ना वो तकरीबन जो है 40% कट कर दिया। अब वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट इतना बड़ा आ गया था कि वो अच्छा खासा था, फिर फैमिली और वो साथ खूब हुआ, फिर हमें केमिकल्स उनके बारे में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। वरना इससे पहले पेट्रोनास यूनिवर्सिटी इस बारे में फेमस थी कि आपको फैसिलिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती। तो दो ये मेन हर्डल अगर मैं कहता हूँ कि जिसकी मुझे खूब करना पड़ा, बाकी थोड़े माइनर थे, ठीक है, वो हर पीएचडी में होते हैं कि आपको डाटा इंटरप्रेट नहीं हो रहा, डाटा नहीं चल रहा, पेपर पब्लिश नहीं आ रहा, सुपरवाइजर तंग कर रहा है या डिले हो रहा है, वो एक मेरे ख्याल हर पीएचडी वाला गुजरता जरूर है। तो स्पेसिफिकली मेरे साथ ये दो इशू जिसका मैं कहूँ कि मुझे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, तो ये जरा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके एरिया में अगर कोई यंग रिसर्चर्स काम करना चाहें तो आप जो बिग रिसर्च ग्रुप्स हैं या जिन्हें हम जायंट्स बोलते हैं, उन जायंट्स के कोई कॉन्टेक्ट्स वगैरह आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे हैं जो लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल, असल में पाकिस्तान जो में और दुनिया में भी? गैसिफिकेशन की फील्ड जो है ना वो एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं रहेगी। अब इसके साथ ना बहुत सी चीजें रह रही, बेसिकली ये अप्लाइड फील्ड में आ जाती है। अब अगर हम इसको सुने तो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन सिस्टम, इसमें हम कंबाइन हीट एंड पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें हम करना जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कोल के प्लांट हम उसको बायोमास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये अब बहुत ज्यादा ना हो गया। अब बिग जाइंट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान से शुरू करूँ ना, तो पाकिस्तान में एक अच्छा ग्रुप काम कर रहा है कॉमसेट्स के अंदर, ठीक है, उसको डॉक्टर जाकिर खान है वो लीड करते हैं, और इट इज़ वेरी गुड ग्रुप। और वो मेरे ख्याल एक पायलट प्लांट ऑलरेडी बिल्ड के प्रोसेस में है। आज दूसरा ग्रुप एक अच्छा काम कर रहा है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी कोल सेंटर में है, जहाँ पर 0.5 मेगावाट का एक पायलट प्लांट लगा रखे हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर शाहिद नूरी साहब उसको लीड करते थे, और अब मेरे ख्याल करंटली डॉक्टर हामिद सितार साहब हैं, और आप भी उसी इंस्टीट्यूट में, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एंड तीसरा ग्रुप नस्ट में भी एक छोटा गैसीफायर लगा हुआ है। ये 3 बड़े ग्रुप जो है ना पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इसके अलावा एक मेहरान यूनिवर्सिटी में वो लोग भी इस पे कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली ब्लेंडिंग पे काम करना चाह रहे हैं। कोल को, जो थर का कोल है, उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं डेट फार्म वेस्ट वगैरह, डेट फार्म वेस्ट से। ये तो हो गया पाकिस्तान में। अब आ जाता हूँ मैं बाकी दुनिया में आ जाता हूँ। अगर आप फर्स्ट हम यूरोप में जाते हैं, तो यूरोप में बहुत से कंट्रीज है, बहुत बड़े बच्चे ग्रुप हैं। अब केटीएच एंड शालमस स्वीडन के अंदर, ये 2 ऐसे ग्रुप हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड ग्रुप है, जहाँ पे आप अपने यूज कर सकते हैं। खासतौर पर शालमस तो इसके लिए काफी फेमस है। सेम इज केटीएच बिकॉज दे हैव द वुड चिप्स, और वो उन्होंने मेरे ख्याल 10 मेगावाट का प्लांट भी लगाने चाह रहे हैं इसको ऊपर बायोमास पे। तीसरा एक ग्रुप है ऑस्ट्रिया का, उन वहाँ भी वो काम करे, और वो बेसिकली ग्रुप ऐसे नहीं है, वो यूनिवर्सिटी एंड एक जस्ट लाइक हमारे पीसीएसआईआर, उन्होंने 8 मेगावाट का प्लांट लगा चुके हैं, और वो बड़ा अच्छा ग्रुप है। फिर जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख है, उनका एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, वो एसएनजी बना के उन्होंने तकरीबन अब वो कमर्शियल प्रोडक्शन पे जा रहे हैं।
सिमिलरली अगर हम इधर आगे यूके में बहुत ग्रुप्स हैं, यूके के नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में है, कैम्ब्रिज में है, इसके बाद आप चले जाएं लीड्स में बड़ा अच्छा ग्रुप है, मैनचेस्टर में बहुत अच्छा ग्रुप है, एक क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, बट they are working very excellently. They have built a many pilot plants. इंडिया में तो बहुत ज्यादा काम है, और मलेशिया बहुत ज्यादा, मलेशिया के अंदर इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि मलेशिया के पॉम ऑयल वेस्ट इतने, और वो उन्होंने 10 मेगावाट का प्लांट जो है ना वो उन्होंने प्लान कर चुके हैं, और वो उसको ब्लेंड करके चला रहे हैं। तो इसका ग्लोब ऐसे ही है। अमेरिका में काफी अच्छे ग्रुप है, क्योंकि अमेरिका अपने कोल को अब रिप्लेस करना चाह रहा है, वो यूज करना चाह रहे हैं कॉर्न कॉम्ब, उनके पास कॉर्न की फसल बहुत ज्यादा होती है। अब जो मेन चीज इधर आ रही है ना, वो हम पीपल यूज कर रहे हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा है। वो हर कंट्री में, जहां पर पहले शायद हम 2 यूज करते हैं, कंबस्टर अपने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, तो अब लोग कंबस्टर के बजाय ना गैसीफायर लगवाना चाह रहे हैं। उसकी रीजन है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। यस, सही। यानी ये पाकिस्तान के जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का एक बहुत बड़ा इशू है, उसको भी हम बड़ा इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं थ्रू दिस रूट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ आप अच्छे जर्नल्स का नाम भी बता दें आपके एरिया से जो हैं, ताकि न्यू जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये एक बेनिफिशियल चीज हो। अच्छा, जिसमें जितने एनर्जी से रिलेटेड जर्नल्स आते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें अप्लाई आ जाते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम इसमें अगर बहुत अच्छे जर्नल्स का नाम लेना शुरू करें, तो इन तमाम जर्नल में जो सरखेल है वो अप्लाइड एनर्जी है। इनका अप्लाइड एनर्जी एक ऐसा जर्नल है कि जो अप्लाइड रिसर्च को, अप्लाइड थर्मल कन्वर्जन को, आपको बहुत अच्छे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। फिर इसमें एनर्जी है, फ्यूल है, एनर्जी कन्वर्जन मैनेजमेंट है, जनरल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन है, एनर्जी एंड फ्यूल्स हैं, फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी के काफी जर्नल्स हैं। तो अगर आप इसमें नेम लेके एनर्जी के तकरीबन तमाम जर्नल्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिर सेकेंडली स्कोप इतना अच्छा है इसका कि आप इन्वायरमेंटल के जर्नल स्कोप भी करते हैं, क्योंकि बेसिकली आप जब बायोमास यूज कर रहे हो तो उसका मेन फायदा ये होता है कि आप इन्वायरमेंटल को बेनिफिट दे रहे हो, और उसमें फिर आप डेफिनेट दूसरी इन्फॉर्मेशन भी इस प्रोसेस में कैलकुलेट करते हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट, CO2 ऑटोमेशन, तो आप इसको बड़े आराम से टैकल कर सकते हो। थर्ड इसमें आ जाते हैं, अगर आप एनवायरमेंटल के बाद सस्टेनेबिलिटी के जर्नल। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि इसकी प्रोडक्ट की हमें सबसे अच्छी जो वैल्यू चीज है ना, फर्ज की अगर हम बायोमास से सिन गैस बनाते हैं या मेथेन बनाती है, तो हमें इसको सेल करने के लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। वी हैव टू जस्ट रिप्लेस आवर नेचुरल मेथेन टू दिस मेथेन, जस्ट पुट इन पाइप एंड यूज इट। देयर इसका ये एक बड़ा बेनिफिट है। एक अच्छी चीज जो इस रिसर्च में है, ये कोई रिसर्च इतनी न्यू नहीं है, मैं कह सकता हूँ, जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है 60 से चल रहा है, लेकिन ये कि अब इसको जब कंबाइन कर दिया गया ना इंटीग्रेटेड, हर सिटीज जैसे अब एक स्वीडन में मैं बात बता सकता हूँ, आप भी स्वीडन में रहे हैं, आपको अंदाजा होगा, वहां पर उनके प्लांट पर उनके पास कूड़ा नहीं है, वो कूड़ा इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये गैसीफायर लगाया हुआ है। तो जो भी अगर हम DHQ और THQ की सतह पर जो लैंडफिल साइट के साथ अगर हम एक गैसीफायर लगाए, और उस लैंडफिल साइट को ये खुद एनर्जी दे सकता है। एक और मजे की बात बताऊं कि बहुत सी, मैं गुजरांवाला की इंडस्ट्रीज में जब हमारे 2007-12 में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहरान आया था, तो लोगों ने बहुत से छोटे छोटे गैसीफायर मंगवाए थे, जो कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज में लगाए थे, लेकिन वो कोल को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। जो कंबस्ट में आपकी एमिशन ज्यादा है, गैसिफिकेशन एम्बिशन उसकी 90% कम है, तो हम कुछ चीजें जो ऑर्गेनिक है कंबस्ट कर किया जा सकता है, और जो नॉन लाइक जो रिसाइकल हो सकता है रिसाइकल कर लिया जाए। और मजे की चीज इसमें आप प्लास्टिक भी जला सकते हैं, आप इसमें टेक्सटाइल भी जला सकते हैं, बस जो चीज जल सकती है ना वो इसके लिए उसका मटेरियल है। ऐसा मतलब पॉलिसीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, सेशन को वाइंड अप करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आपको जो अवार्ड मिला है जर्मनी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बारे में कुछ बता दें वेरी वेरी ब्रीफली, ताकि हमारे जो यंग रिसर्चर्स हैं उनके लिए एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन भी हो। हाँ, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन कई दफा आपको ऐसी जगहों से भी आपको हौसला मिल जाता है, जैसे आप वर्क करते रहते हैं। जर्मनी में बेसिकली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, उनका एक एम है, वो हर साल अपने कंट्री में 10 साइंटिस्ट को लाना चाहते हैं जो कि उनकी नज़र में टॉप हो। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ जिसको वो कहते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटी वीक का नाम देते हैं, और उसको वो नाम देते हैं टुम ग्लोबल फेलोशिप। उसमें वो कहते हैं हर पूरे किसी भी फील्ड के साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी से लोगों को इन्वाइट करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। तो उनमें से वो 50 को सिलेक्ट करते हैं रिगार्डलेस फील्ड, जो कि उनकी नज़र में बेहतर साइंटिस्ट या बेहतर यंग रिसर्चर है।
फिर उन सबको वो एक हफ्ते के लिए जर्मनी में इनवाइट करते हैं, अपने उनको लाइफ इन मुख्तलिफ उनको इवेंट्स के साथ मूव करवाते हैं, ये इवेंट्स है, अपनी फैसिलिटीज दिखाते हैं। फिर उन 50 में से फिर वो मजीद 10 को सिलेक्ट करते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप 1 साल या 2 साल हमारे साथ काम करें, तो हम इसको कहते हैं। तो लास्ट ईयर आई वाज सिलेक्टेड बिकॉज मैंने खुद इस पे अप्लाई इस तरह नहीं किया, मुझे वहाँ उनकी एक जो ऑफिस से उन्होंने मुझे ईमेल की कि आपकी प्रोफाइल जो है वो हमें इंटरेस्टिंग लगी है और यू शुड अप्लाई। तो मैंने उसको अप्लाई किया, कर दिया, तो बाद में हम 50 में सिलेक्ट हुए। तो अकॉर्डिंग टू दैट डाटा लास्ट 2700 एप्लीकेशन उनको रिसीव उन्होंने आई थी, तो उसमें से टॉप 50 साइंटिस्ट में एक 50 उन्होंने निकाले थे। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड मैं विजिट नहीं कर सका, फिर वो सारा इवेंट वर्चुअल हुआ, बट इट वाज अ गुड थिंग। और मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों को करना चाहिए। मैंने फर्स्ट पाकिस्तानी था, जब मैंने पता किया तो अभी तक किसी पाकिस्तानी ने उसको वन नहीं किया था। लेकिन आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस साल मैंने कहा अपने चंद पाकिस्तानी दोस्तों को कहा था कि आप करें, तो उनमें से एक पाकिस्तानी इस साल सेलेक्ट हुआ है। तो एक अच्छी चीज है, ग्लोबल फेलोशिप पे हमें जाना चाहिए और एक रिकग्नाइजेशन है, और इससे आपको ये फायदा भी होता है कि आपको फर्दर रिसर्च के भी मौके मिलते हैं और यू कैन हैव ए वेरी गुड इन योर प्रोफाइल एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मेरे लिए भी एक इंफॉर्मेशन में आपने इजाफा किया। मुझे ये आइडिया नहीं था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया बजाय इसके कि आप एप्लीकेशन उसके लिए फाइल करते। माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ है। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत टाइम का बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप हमारे यंग रिसर्चर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम हो? यंग रिसर्चर के लिए मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आप रिसर्च कर सकते हैं या नहीं करते, बिकॉज दिस ए लॉन्ग जर्नी। आपको रिवार्ड बहुत लेट मिलेगा, like a being engineer, if you are in a commercial field, you will get your life settled very early age, maybe before 30, but in case आप अगर रिसर्च में आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सेटल लाइफ में जाते जाते 40 ईयर तक आपको लग जाए। बस इस चीज को सबसे पहले अपने माइंड में रखें, बिकॉज हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाउ टू सेटल। एक ये, और रिसर्च के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट कितना किसमें है। बिल फर्स्ट समटाइम पीएचडी स्कॉलरशिप्स की प्रॉब्लम है, आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में नहीं जा पाते, लेकिन एक मजे की बात है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आपको डेवलप करना पड़ता है। अगर डेवलप नहीं करेंगे तो आप तंग ही होते रहेंगे। तो बेहतर है कि जब इस फील्ड में आ गए हैं तो उस एरिया में आप इंटरेस्ट पड़े। हाँ, एक मुझे जो मैंने भी थोड़ी सी कमी फील की है या की है, एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे मोस्टली जो यंग रिसर्चर है ना, वो जब पहले रिसर्च स्टार्ट करते सबसे पहले रिसर्च पेपर को पकड़ते हैं। दिस इज बैड हैबिट, दिस इज नॉट गुड। सबसे पहले फर्ज किया आपने कोई भी फील्ड यूज की है ना, उसमें कोई ऑथेंटिक बुक आप दें, उस बुक को थॉरोली पढ़े, उसके फंडामेंटल आप क्या है, लाइक मैं गैसिफिकेशन है तो मुझे पता होना चाहिए कि गैसिफिकेशन की बुक गैसिफिकेशन कितने टाइप की है, क्या वेरिएबल्स है, क्या फैक्टर्स है, इस तरह। अब जब जो रिसर्च पेपर होता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करता है, इसलिए सबसे पहले उसकी आप फंडामेंटल की बुक्स पढ़ें। बेशक उसमें आपको 10 डेज लग जाए, 12 डेज, लेकिन वो आपको इतना फायदा देगा कि बार बार आप रिसर्च क्वेश्चन पे वापस नहीं आएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो जरूर हर को सेटल करना चाहिए। मैंने बहुत से रिसर्चर के बाद में हेल्प भी की, उनको मैंने साल के एंड में जाकर बुक को कहा कि इस बुक्स को पढ़ो, तो फिर उन्होंने बड़ी जल्दी किया। इसलिए फौरन रिसर्च पेपर पर जाने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले उसका फंडामेंटल नॉलेज, बुक को पढ़ना बड़ा जरूरी है, जो उसमें अच्छी, लेकिन उसमें बुक्स भी अच्छी हो और बेसिक इंफॉर्मेशन हो, दैट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट। आप उसके बाद क्या करें, आपकी जर्नी जो है ना वो मिड ऑफ एक्सपेरिमेंट या मिड ऑफ मॉडलिंग में ना आप इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट रिसर्च पेपर से स्टार्ट कर दिया, यू विल फेस मैनी इशू, यू विल बैक टू बैक इन लिटरेचर। और सेकंड, लिटरेचर पढ़ना कभी ना छोड़ें, लिटरेचर व्यू कभी ना छोड़ें। एटलीस्ट हर 15-20 डेज के बाद आपको थोड़ा सा एक ना लिटरेचर व्यू को आप देखते रहना चाहिए। बात को एक्सपेरिमेंटेशन में मैंने बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व किया, वो क्या करते हैं, एक दफा लिटरेचर रिव्यू कर लिया बस फिर गुम हो जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन मुकम्मल होने के बाद वो ही लिखना शुरू करते हैं, लेकिन क्या बीच में 2 साल गैप आ चुका होता है, लिटरेचर अपडेट हो चुका होता है। तो ये जरूर देखना चाहिए, फिर वो नॉवेल्टी के प्रोसेस वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू को साथ साथ अपडेट करते रहना चाहिए, नई रिसर्च ट्रेंड देखते रहना, बस ये 2 है ना। जी सब बहुत शुक्रिया, आपका बहुत टाइम लिया। होपफुली आपने भी इंजॉय किया होगा, डेफिनेटली मैंने तो किया बहुत इंजॉय। एंड आई विल होप कि हमारे यंग रिसर्चर्स के लिए इसमें से देयर वाज प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट दे कैन लर्न अबाउट। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन, मैंने बहुत इंजॉय किया और आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूज किया और ये एक अच्छी चीज़ है ताकि हम लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, लोगों को भी जाती रहे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें उस जमाने में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। आप भी उसी एज के हैं, आप और मैं तकरीबन एक ही एज फेलो, एक ही इंस्टीट्यूट के हैं, तो हम सब जानते हैं कि हमने किस तरह चीज़ों को आगे लेके गए हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज एक चेन अगर बनती रहे ना तो वो आपको बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि आप जब किसी का रेफरेंस बनते हैं ना तो लोग आप फिर दूसरे आपका रेफरेंस बनते हैं। रेफरेंस मीन दैट, मैं सच में कि रेफरेंस को गलत ना यूज किया जो हमारे मुल्क में यूज होता है। रेफरेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आप एक अच्छा काम करके किसी जगह जाएंगे तो आपकी नेशनलिटी को वहां पर रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके लोगों को वेलकम किया जाएगा। अगर आप अच्छा काम नहीं करके जाएंगे तो वहां आपकी नेशनलिटी को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो वहां पे उस जगह के दरवाजे आपके बंद होते चले जाते हैं। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी बहुत मच डॉक्टर शुक्रिया। सन फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।